नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा के इस सीरीज़ में आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 हमारा राजस्थान का चैप्टर 2 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। 1857 की क्रांति के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जाननी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और हम इस चैप्टर में ख़ास तौर पे राजस्थान की क्या भूमिका रही है इस स्वतंत्रता संग्राम में वो पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 1818 तक राजस्थान की सभी रियासतों ने अंग्रेज़ों से सहायक संधियां कर ली थी, जिसके अनुसार राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेजी सरकार ही करेगी। ये हमने पढ़ा था। अब पहले क्या था, 1857 की क्रांति से पहले या 1818 की सहायक संधियों के पहले क्या था कि राजा लोग जो है रियासतें जो है ये आपस के इनके संघर्ष चल रहे थे। किसी न किसी तरह से इनके अंदर मराठों का हस्तक्षेप भी हुआ था, तो इन चीज़ों से ये बड़े परेशान हो चुके थे और अंग्रेजी सरकार भी अपनी भूमिका को राजस्थान में ही नहीं देश के बाकी हिस्सों में भी अलग अलग रियासतों में बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई थी। तो धीरे धीरे ये जो कॉन्सेप्ट था सहायक संधि वाला, जो लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे, ये लगभग सारी रियासतों ने मान लिया था। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने अंग्रेजी सरकार ने अपनी तरफ से एक एक पॉलिटिकल एजेंट हर रियासत में बिठा दिया था, जो ना चाहते हुए भी, मतलब राजा लोग नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। तो आइए हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। तो बात वही है, सबसे पहले राज्यों के मामलों में आंतरिक शासन के हस्तक्षेप। अंग्रेजी सरकार ने संधि पत्रों की अनदेखी करते हुए भी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यही बात हमने पहले सुनी, अभी पढ़ी कि अंग्रेजी सरकार ने संधियां जरूर की थी, सहायक संधियां, कि हम आपकी सहायता के लिए हैं, आपसी विवादों को निपटाने के लिए हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने उनके कार्यों में इतना ज़्यादा दखल देना शुरू कर दिया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। फिर भागरोल का जो युद्ध था, मांगरोल है, सॉरी, ये भागरोल नहीं, ये मांगरोल का युद्ध है। मांगरोल का युद्ध, मांगरोल का जो युद्ध हुआ था उसमें इन क्या था कि कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की अंग्रेजों ने मदद की थी। यानी कि ये जो दीवान है उसका रोल इतना ज़्यादा हो गया था कि अंग्रेजी सरकार उसकी हेल्प कर रही थी, है ना। तो इस तरह से मेवाड़ प्रशासन में भी बार बार अंग्रेजी सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा था। अब क्या था, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। अब उत्तराधिकार के मामले में भी अंग्रेजी सरकार को रियासतों से प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। उन्होंने सबसे पहले किस चीज़ पे अटैक किया ज़्यादा कि गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर डाला। ये जो लाइन है, गोद लेने के जो मामले थे उसके ऊपर कंपनी ने अपना निर्णय थोपना शुरू कर दिया कि आप किसी को गोद नहीं ले सकते। यानी कि कोई भी राजा जो निसंतान है उनको फोर्स किया जा रहा था कि आपके राज्य को हम अंडरटेकिंग में लेंगे, लेकिन आप किसी और की संतान को अडॉप्ट करके उसको राजा नहीं बना सकते हो। तो ये निर्णय उन्होंने देशी रियासतों पर डालना शुरू कर दिया था। इसी तरह से अलवर राज्य में हस्तक्षेप करके इन्होंने अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है बीच में। फिर है 1826 में इन्होंने लोहागढ़, जो भरतपुर दुर्ग है, उसको नष्ट कर दिया था और वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट के अंडर में एक काउंसिल की नियुक्ति भी कर दी थी। इसी तरह से 1844 में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित कर दिया। देखो, उसमें अंग्रेजी सरकार को अपना वर्चस्व बनाने के लिए उन्होंने जैसे चाहे रूल्स को अपने हिसाब से बनाया और उनको उन रियासतों पर थोपा। अब जैसे बांसवाड़ा के महारावल है, उस टाइम पे नाबालिग थे, लेकिन उसकी कस्टडी का या उसका जो अधिकार है वो किसी और को ना देके इन्होंने उनके ही शासन को खुद कैप्चर कर लिया, है ना।
तो इस तरह से सामान्य जनता की भावना को देखते हैं कि ढूंग जी, जवार जी, लोठू जाट, ये नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना और इनके बीच में ये प्रिय बन गए थे। यानी कि जो डूंग जी, जवार जी हैं और जो लोठू जाट है, इन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था और ये जनता के बीच में प्रिय बन गए थे। ये लोग तो प्रिय बन गए थे, लेकिन जनता में असंतोष का कारण क्या था कि किसानों के ऊपर बड़े अत्याचार किए जा रहे थे, मनमाने लगान वसूले जा रहे थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसका सामान्य जनता पर भी प्रभाव था। और जो लोकल या जो स्थानीय जो क्रांतिकारी थे वो धीरे धीरे उभर कर आ रहे थे, जो लोगों की भावनाओं को समझ रहे थे, उनके अत्याचारों को उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को महसूस कर रहे थे। तो ऐसे लोग काफ़ी लोकप्रिय रहे। और फिर है राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेजों द्वारा खिराज वसूलने की प्रथा शुरू की गई। खिराज हमने पहले भी पढ़ा है कि कृषि भूमि पर लगने वाला कर है। ये अंग्रेजों द्वारा वसूला जाने लगा था किसानों से, जागीरदारों से, सामंतों से। फिर इन्होंने क्या किया, 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की। फिर 1834 में इन्होंने शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की। 1835 में इन्होंने जोधपुर लीजियन की स्थापना की। ये सब इन्होंने क्यों किया था? ये सब इन्होंने किया था अपने फ़ायदे के लिए। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने जो भी नए अमेंडमेंट्स किए या जो भी नए सुधार या जो भी नए नियम ये लेकर आ रहे थे, वो उसका आम जनता से, रियासत से, सामंतों से, राजाओं से कोई उनका लेना देना या उनको कोई फ़ायदा नहीं था। इन सबको स्थापित करने का जो मुख्य फ़ायदा था या जो मुख्य लाभ था वो इन अंग्रेजी सरकार को ही मिल रहा था। अब हो क्या रहा था, 1841 में इन्होंने मेवाड़ भीलकोर की स्थापना की। अब ये जो इन्होंने स्थापना की है, किस किस की इन्होंने, अभी हमने उन्हें पढ़ा कि 1822 में इन्होंने मेरवाड़ा बटालियन बना दी, 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कर दी, 1835 में इन्होंने जोधपुर लीजियन को बना दिया, फिर 1841 में मेवाड़ भीलकोर भी बना दिया। तो इन सब की स्थापना तो की, यानी नए सैनिक भर्ती किए। ये आम लोग ही थे, भारतीय लोग ही थे, इन लोगों को भर्ती किया गया सेना में। लेकिन इनके रख रखाव का खर्चा भी किससे वसूला गया? ये उन्हीं संबंधित राज्यों से वसूल किया गया। यानी कि इन्होंने जो सेना लाकर दी है इनको, यानी कि आपके राज्यों की हम सुरक्षा करेंगे जी, आपके जो भी मसले होंगे, चाहे वो अंतर्राज्यीय हो या राज्य के अंदर के ही हो, है ना, उन सबको हम सॉर्ट आउट करेंगे। हम हमारी सेना आपके यहाँ पर खड़ी कर रहे हैं। अब इस सेना का जितना भी खर्चा था ये इन्हीं राज्यों से वसूल किया गया। फिर है सामंतों की मनोदशा। अब ये सामंत कौन थे? ये वही जागीरदार थे जो पहले राजा महाराजाओं के रिश्तेदारी हुआ करते थे, भाई बंधु हुए करते थे। हमने पहले भी पढ़ा है कि जागीरदारी व्यवस्था क्या थी। ये हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि जागीरदारी व्यवस्था क्या थी, कि ये भाई बंधुओं, आपसी भाईचारे पर, सौहार्द पर आधारित एक व्यवस्था थी कि राजा लोग अपने रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को, सगे संबंधियों को जागीरें प्रदान कर दिया करते थे। अब जो किसान होते थे वो जागीरदारों को लगान दिया करते थे और जो जागीरदार होते थे वो राजाओं को आगे कर दे दिया करते थे। तो इस तरह से उनका एक प्रॉपर सिस्टम चल रहा था। अब हुआ क्या कि अंग्रेजों से संधियों से पूर्व शासक सामंतों पर निर्भर थे। 1818 तक जो सहायक संधियां हुई थी, उससे पहले शासक जो है, जो राजा थे, वो पूरी तरह से इन सामंतों पर, जागीरदारों पर निर्भर थे। संधि के पश्चात सामंतों पर निर्भरता राजाओं की खत्म हो गई। जैसे आउआ, कोठारिया, सलम्बुर ठिकाने इसके उदाहरण हैं। ये काफ़ी बड़े बड़े ठिकाने थे, जागीरें थी जिनका काफ़ी वर्चस्व रहा है रियासती शासन में। लेकिन अब अंग्रेजी सरकार के आने के बाद इनका रुतबा खत्म होने लग गया था। तो सामंत वर्ग में, जागीरदारों में भी अंग्रेजों के प्रति काफ़ी असंतोष था। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के लिए गाय का और इस्लाम धर्म में सूअर का क्या महत्व है। इन
इन दोनों धर्मों में मांस खाना वर्जित है, निषेध है। तो इस वजह से ये अफवाह भी फैली थी और ये बाद में सिद्ध भी हुआ या नहीं, ये सब बाद में आगे से आगे ये अफवाह फैलाई गई कि इन कारतूसों को, जिन्हें मुंह से छीलना पड़ता था इस्तेमाल में लाने से पहले, इनमें गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। तो ये एक मुख्य कारण था। दोनों ही प्रकार के वर्ग के लोगों में, हिंदुओं में भी मुस्लिमों में भी, ये एक असंतोष का प्रमुख कारण बना। फिर है क्रांति का प्रारंभ। अब हम अच्छे से पढ़ते हैं इसके बारे में, आगे फैक्ट चीज़ें अब स्टार्ट होने वाली है कि क्रांति का प्रारंभ जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है। क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था ये हुआ था मेरठ से। उत्तर प्रदेश में मेरठ जो क्षेत्र है यूपी का, वहाँ से इस घटना की शुरुआत होती है, इस क्रांति की शुरुआत होती है। तारीख थी 10 मई 1857। ये क्वेश्चन चाहे स्टेट एग्ज़ाम्स हो चाहे सेंटर के एग्ज़ाम्स हो, ये एक फेवरेट टॉपिक है सभी एग्ज़ामिनर्स का, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन पुटअप किया ही किया जाता है। तो हमें ये डेट ज़रूर याद रखनी है कि क्रांति की शुरुआत 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई और कहाँ से हुई। तो शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से। अब उस टाइम पे रियासतों में जो है पॉलिटिकल एजेंट थे, जैसे मेवाड़ में मेजर शॉवर्स थे, मारवाड़ में मैक मॉसन थे और जयपुर में कर्नल ईडन थे। अब ये पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, इनके बारे में बात करते हैं कि देखो, पूरे भारतीय क्षेत्र में उस टाइम पे एक वाइसराय था, ठीक है, वाइसराय या गवर्नर जनरल जिससे बोला जाता था वो था। ये पूरे भारत का एक ही था वाइसराय, ठीक है। उसके बाद भारत जैसे है 11 ब्रिटिश प्रांतों में विभक्त था। अब ये जो ब्रिटिश प्रांत जो थे, इन सब में एक एक एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि वाइसराय यानी गवर्नर जनरल के अंडर में काम करने वाला एजीजी। अब ये जो पॉलिटिकल एजेंट हैं ये एजीजी के अंडर थे। सभी पॉलिटिकल एजेंट यानी हर रियासत में एक एक पॉलिटिकल एजेंट था जो एजेंट टू गवर्नर जनरल के अंडर में काम करता था। और जो एजीजी है, एजेंट टू गवर्नर जनरल है, ये गवर्नर जनरल को यानी वाइसराय को सारी इन्फॉर्मेशन दिया करता था। उस टाइम पे 1857 की क्रांति के समय पे राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थीं। हमें ये याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, तो ये 6 थी। कौन कौन सी थी इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है नसीराबाद, इसका मुख्यालय कौन सा था, अजमेर मुख्यालय था। और यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसके साथ आप ऐड कर लीजिएगा नेटिव इन्फेंट्री। ये नेटिव इन्फेंट्री थी बंगाल की, यानी कि वहाँ के मूल निवासी थे, यानी कि यहाँ पर जो 15वीं बंगाल की जो इन्फेंट्री थी यानी जो सैनिक थे वो प्रॉपर बंगाल से ही थे। फिर आता है नीमच का जो मुख्यालय था ये ग्वालियर में था और यहाँ पर मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट स्थापित की गई थी। फिर है एरनपुरा, ये पाली में था, पाली में इसका मुख्यालय था। यहाँ पर जोधपुर लीजियन की स्थापना की गई थी, यहाँ पर स्थापित थी। फिर है देवली जो टोंक मुख्यालय था इसका, यहाँ पर कोटा कॉन्टिजेंट थे। ब्यावर जो अजमेर का, यहाँ पर जो ब्यावर जो छावनी है इसका मुख्यालय अजमेर में था। और यहाँ पर मेर रेजिमेंट थी, यानी कि अजमेर में मेर जाति ज़्यादा है तो उसके नाम पर यहाँ पर मेर रेजिमेंट थी, सॉरी। फिर है खैरवाड़ा का मुख्यालय उदयपुर में था, यानी खैरवाड़ा छावनी का मुख्यालय उदयपुर में था। और यहाँ पर भील रेजिमेंट थी, भील कोर रेजिमेंट, ये शील नहीं है ये भील है, यहाँ पे भील कोर रेजिमेंट थी क्योंकि उदयपुर के आसपास आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर भील जाति बहुतायत में है।
तो यहाँ पर ये सारी छावनियाँ यहाँ पर थी। वापस से इसको देख लेते हैं। नसीराबाद, जिसका मुख्यालय अजमेर, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नीमच, यहाँ पर मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट, फिर है एरिनपुरा, यहाँ पर जोधपुर लीजियन, देवली में कोटा कॉन्टिजेंट, ब्यावर में मेर और खैरवाड़ा में भील रेजिमेंट थी। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ थी कि इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। 19 मई 1857 को जो एजीजी लॉरेंस है, यानी कि उस टाइम पे जो हमारा बीच में एक पॉइंट रह गया है, वो ये था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी थे, ये यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया, मैंने भूल गई। 19 मई 1857 को इन एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना मिल जाती है। क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, मेरठ यूपी से 10 मई को हुई थी। ठीक है, तो इनको सूचना कब मिलती है? इनको मिलती है 9 दिन बाद, 19 तारीख को इनको सूचना मिल जाती है, जब ये माउंट आबू में थे। ठीक है, यहाँ पर ये थे। फिर है नसीराबाद में विद्रोह। नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 28 मई 1857 को। यहाँ पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। यानी राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत कब से होती है? तो राजस्थान में होती है सबसे पहले नसीराबाद में शुरुआत, और यहाँ पर कब होती है? 28 मई 1857 को सैनिक विद्रोह होता है। सैनिकों ने यहाँ पर जो तोपखाना है उसको लूट लेते हैं, और यहाँ पर संघर्ष में मेजर स्कॉटिस वुड और न्यूबरी की हत्या कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर जब सैनिकों का विद्रोह होता है तो वो इतना उग्र रूप होता है कि यहाँ पर उस मार काट में, उस लड़ाई में मेजर स्कॉटिस वुड और न्यूबरी, उनके जो साथी है, इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद सैनिक जो है दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, और उस टाइम पे इन्होंने जो प्रतीक चिन्ह दिए थे क्रांति के, वो थे कमल का फूल और चपाती, और दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। फिर है नीमच का विद्रोह। नीमच का विद्रोह जो होता है वो होता है 3 जून 1857 को। ये होता है मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में सैनिकों का विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ नीमच की छावनी में हुआ था। यहाँ पर शॉवर्स ने कोटा, बूंदी व मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था। सैनिक विद्रोह जब हुआ था तो मेजर शॉवर्स जो थे यहाँ पर, इन्होंने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की संयुक्त सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था। फिर है एरिनपुरा में विद्रोह। एरिनपुरा में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। यहाँ पर विद्रोह प्रारंभ हुआ था मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में जोधपुर लीजियन ने विद्रोह किया था। एरिनपुरा के बारे में हमने पढ़ा था। एरिनपुरा कहाँ पर है? इसका मुख्यालय पाली में, लेकिन ये मारवाड़ रियासत के अंडर में ही था, और यहाँ पर जोधपुर लीजियन थी। तो यहाँ पर जोधपुर लीजियन जो है वो तिलक राम, सूबेदार शीतल प्रसाद और मोती खां के नेतृत्व में विद्रोह कर देती हैं, और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दे दिया जाता है। अब जब ये विद्रोह चल रहा होता है तो आउवा ठाकर जो है, आउवा एक ठिकाना है, आउवा जागीर है वैसे, आउवा जो जागीरदार है ठाकुर कुशाल सिंह, इन सैनिकों को अपने साथ मिला लेते हैं और इनको आउवा ले जाते हैं। अब आउवा ठिकाने में कैसे विद्रोह होता है? आउवा में क्या विद्रोह होता है? आउवा, असोप, आलनियावास, लांबिया, गूलर, रूढ़ावास, ये सारे परगने हैं, छोटे छोटे जागीरें हैं, ये परगने हैं। ये सारे मिलकर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में यहाँ पर ये विद्रोह करते हैं, और यहाँ पर बिठोड़ा का युद्ध होता है। बिठोड़ा कहाँ पर है? पाली में है। यहाँ पर ये लोग ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में बिठोड़ा पाली का युद्ध होता है, और यहाँ पर कैप्टन हीथकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की सेना को ये सैनिक परास्त कर देते हैं। यानी कैप्टन हीथकोट अंग्रेजी सरकार की तरफ से, और जोधपुर महाराजा तख्त सिंह भी इनकी सहायता कर रहे हैं अंग्रेज़ों की,
और हमारे क्रांतिकारी संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इनका जज्बा ऐसा था कि इन्होंने इनको, अंग्रेजी सरकार को और इनकी संयुक्त सेना को हरा दिया। फिर है चेलावास का युद्ध। अब इनके साथ चेलावास का एक युद्ध और होता है। चेलावास के युद्ध में क्या होता है कि ये 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? ये होता है क्रांतिकारियों और मैक मेसन। मैक मेसन कौन था? ये पॉलिटिकल एजेंट था जोधपुर का। इन सब के बीच में, यानी कि क्रांतिकारी मैक मेसन जो पॉलिटिकल एजेंट है, ये अपनी सेना के साथ आता है, और जो क्रांतिकारी जो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, इनके बीच में चेलावास नामक जगह पर युद्ध होता है। क्रांतिकारी इतने ज़्यादा उग्र हो चुके होते हैं कि ये मैक मेसन का सिर काट कर आउवा किले के दरवाजे पर लटका देते हैं। अब यहाँ पर ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में आउवा किले पर अधिकार कर लिया। यानी कि देख लो आप, इसमें कितना वक्त इनको भी लगा है। क्रांतिकारियों ने चेलावास को जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को, यानी कि लगभग 4 महीने तक ये वहाँ पर क्रांतिकारी अपना कब्जा जमाए रखते हैं। और फिर ब्रिगेडियर होम्स आते हैं अपने नेतृत्व में सेना लेकर। फिर जनवरी 1858 में आउवा किले पर अंग्रेज़ों का फिर से अधिकार होता है। लेकिन ये देखो, ये एक दोहा है जो अक्सर वहाँ के इस युद्ध के बाद जब ये मैक मेसन का सिर काटकर आउवा किले पर लटका देते हैं, तो उस समय पर जो दोहा जो प्रचलित हुआ था वो क्या था? ढोल बाजे चंग बाजे भड़ो बाजे बांकियो, एजेंट को मार कर दरवाजे पर टांकियो। बांकियो एक यंत्र होता है बजाने वाला, तो ये बहुत ही प्रचलित दोहा है वहाँ पर। ढोल बाजे चंग बाजे भड़ो बाजे बांकियो, एजेंट को मार कर दरवाजे पर टांकियो। तो यहाँ पर दरवाजे पर किसको टांका था? मैक मेसन को टांग दिया था, उसका सिर काटकर आउवा के किले पर क्रांतिकारियों के द्वारा। फिर है कोटा में विद्रोह। अब हम बात करते हैं कोटा में। कोटा में जो विद्रोह होता है, ये 15 अक्टूबर 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है यहाँ पर 15 अक्टूबर 1857 को। और इसका नेतृत्व कौन करते हैं? जयदयाल व मेहराब अली खां। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है कि कोटा में विद्रोह करने वाले कौन थे? तो ये जयदयाल जी थे और मेहराब खां थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि राजस्थान की ये सबसे ज़्यादा सुनियंत्रित कोटा क्रांति कोटा में होती है। अब यहाँ पर कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। अभी हमने देखा कि आउवा किले पर किसका सिर काटा जाता है? मैक मेसन का सिर काटकर टांग दिया जाता है। और यहाँ पर क्या करते हैं कि कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। अब कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग में कैद कर लिया। हुआ क्या था कि कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजी सेना का साथ दिया था, जिसके विरोध में क्रांतिकारियों ने इन्हें कोटा दुर्ग में ही कैद कर दिया था और लगभग 6 महीने तक इनको कैद करके रखा था। अब उस टाइम पे कुछ और ठिकाने थे, जैसे बनेड़ा, कोठारिया, ये भी कुछ ठिकाने थे, छोटी छोटी जागीरें थी जो क्रांतिकारियों के शरण स्थल बन गए थे। यानी कि क्रांतिकारियों को अगर छुपने की, खाने पीने की या किसी भी प्रकार की सहायता जो चाहिए होती थी, ये ऐसे ठिकाने उनकी हेल्प कर रहे थे। इतने सारे संघर्ष के बावजूद भी राजस्थान में 1857 की क्रांति असफल होती है। उसकी क्या वजह थी वो हम देखते हैं कि जून 1858 में क्रांति लगभग समाप्त हो जाती है। अब असफलता के कारण क्या थे कि अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को सहयोग देना था, क्रांति का समय से पूर्व प्रारंभ होना था, क्रांति की शुरुआत सीमित स्थानों पर हुई थी, कुशल व संगठित नेतृत्व का अभाव था। अब ये तो इसकी असफलता के कारण थे। अब आगे देखते हैं। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए, क्योंकि उस टाइम पे देखो फैसिलिटी तो थी नहीं ज़्यादा,
तो यहाँ पर आगे आगे संदेशा पहुँचते पहुँचते टाइम लग रहा था, तो कोटाबाद, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि सभी रियासतों में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए। और सबसे बड़ी चीज़ कि क्रांतिकारियों का सहयोग हमारे खुद के रियासती शासक दे ही नहीं रहे थे, वो सब लोग अंग्रेजी सरकार का साथ दे रहे थे। और जो अन्य रियासतों से जैसे तांत्या टोपे हैं, ये भी सहायता मांगने के लिए आए थे, लेकिन मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि शासकों ने इनका सहयोग ही नहीं किया। अब क्रांति के परिणाम क्या होते हैं? क्रांति के परिणामों में आप देखिए, क्रांति तो असफल हो गई, लेकिन जिन जिन रियासतों ने क्रांतिकारियों का सहयोग करने की बजाय अंग्रेजी सरकार का, ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया था, ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। उन्हें पुरस्कार देना, उपाधियां देना, तोपों की सलामी देना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति बना ली। उनको ये पता लग गया कि सामंत लोग हमारी कंडीशन को ख़राब कर सकते हैं, तो इन्होंने सामंत वर्ग की शक्ति को ही समाप्त करने की नीतियां बनानी शुरू कर दी। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा, ये हमने देखा ही है अभी, जैसे अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। फिर है अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। यानी कि अंग्रेज़ों को ये तो पता लग गया कि जिस तरह से सैनिक छावनियों में लूटपाट हुई थी, तो उनको ये पता लग गया कि यहाँ पर यातायात के साधनों का विकास करना ज़रूरी है। जैसे आपको पता ही होगा कि 1853 में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत हो गई थी, तो ये इनके लिए ज़रूरी था। तो इन्होंने इस चीज़ को भी बढ़ावा दिया कि यातायात के साधनों को बढ़ाया जाए कि हम विपत्ति आने पर यहाँ से निकल भी सकें इजीली। 1857 की क्रांति भले ही असफल रही हो, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1947 में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण सोपान बनी। ये सोनन नहीं है, सोपान बनी, है ना। तो इजी लाइफ से जुड़े रहिए। आज का चैप्टर आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको भी प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही। इसका डिटेल जो वर्ज़न है, डिटेल जो एनालिसिस है, वो हम आगे की क्लासेस में भी पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। 8th क्लास में जितने भी फैक्ट इनके बनते थे वो सब हमने इसमें शामिल किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद।